हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह। आज मैं एसी चैप्टर लेकर आया हूं। एसी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हम देखेंगे। यहाँ पे एसी के अंदर जो चैप्टर्स है हमारे पास, उसमें क्या क्या टॉपिक है, ये चैप्टर आपको क्लास 12th बोर्ड में मात्र देखा जाए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको 5 मार्क्स इससे आपको पेपर में मिलेगा। टॉपिक क्या क्या पढ़नी है आपको देख रहे हैं यहाँ पे। एसी करंट हो गया आपका, पीक एंड आरएमएस वैल्यू करंट हो गया, उसके बाद आपका हो गया रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट। ये पूरा का पूरा हम ये पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन करते हैं इस क्लास को। स्टार्ट करते हैं एसी करंट से। एसी करंट की बात करने वाले हैं हम लोग। एसी करंट होता क्या है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है जिसका ऐसा करंट जिसका नाम से मतलब अल्टरनेट मतलब चेंज हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन दोनों अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये करंट एक बार प्लस में जा रहा है, फिर माइनस में जा रहा है, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये करंट टाइम के साथ में अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, प्लस अपना क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। तो दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं आपसे बात करूं, देखें आप यहाँ पे जो इंडिया के अंदर 240 जो वोल्ट आता है, ये मैक्सिमम वोल्ट होता है। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला करंट है आपका, ये 120 है। तो ये वाला किसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी प्लस में जा रही है, कुछ माइनस में जा रही है। दोनों का एडिशन कितना होगा, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा आपका 240। इसका मतलब टोटल जो वोल्टेज है वो कितना आता है 240। अगर हम इसे कंपेयर करें तो बात करें फ्रीक्वेंसी की, इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होती है। जितना फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना ही टाइम लैग होगा, उतना ही लॉस ऑफ करंट होगा। तो यूएसए वगैरह में टाइम लैग कम होता है, वहां फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, घटेगा। इसीलिए फ्रीक्वेंसी यूएस वगैरह में एनर्जी लॉसेस कम होती है, कंप्लीट टोटल करंट प्रोड्यूस होती है, वोल्टेज भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर हम कंपेयर करें यूएस से इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज के आसपास होती है। उसके बाद आते हैं डीसी करंट के अंदर। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एसी और डीसी में हमें कंफ्यूजन होती है, क्या डिफरेंस है आपका जो एसी है और ये डीसी है। एसी मतलब मैंने क्या कहा, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है। ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि एसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता रहता है, टाइम पीरियड चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये मूव करती रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसी और डीसी दोनों हमारे डिफरेंस क्या है दोनों में, तो मेजर डिफरेंस की मैं बात करूंगा। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये इसका टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है। बट डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो जाता है। दूसरा, हमारे घरों में जो बिजली आती है दैट इज एसी करंट। और जो अगर हम बैटरी जहां भी यूज हो जाता है दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। तो एसी के अंदर आप देखेंगे, एसी का ट्रांसफार्मर का यूज करके एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखा आपने, सबके घर के आसपास तो पावर हाउस नहीं होता, बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन वहां से हम आराम से अपने घर पे लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर यही डीसी करंट की बात करें तो जो डीसी करंट होगा, डीसी करंट क्या होगा, डीसी करंट के अंदर जो एनर्जी लॉसेस इतना होगा कि उतने दूर से लेकर आएंगे तो रास्ते में ही आधा करंट खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग अपने घर में से भी ना बाहर लेके जाते हैं, इन्वर्टर से बाहर लेके जाते हैं, तो बहुत सारी बैटरी लॉस हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एसी का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। पहला एडवांटेज एसी का मैंने क्या कहा आपको,
कि ये बहुत ही चीपर होता है, बहुत ही सस्ता होता है। डीसी थोड़ा कॉस्टली होता है। दूसरा एडवांटेज एसी का मैंने क्या कहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टेंट पॉइंट पे हम इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं विदाउट, या वी कैन से वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है बहुत ही कम लॉस होता है और डीसी के अंदर एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपको डिसएडवांटेज की, तो एसी का डिसएडवांटेज ये है कि इसका शॉक जो बहुत डेंजरस होता है। एसी का शॉक क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है। डीसी का शॉक क्या करता है, रिपल्सिव होता है, वो हमें दूर फेंकता है। कभी देखना, अगर हमें बैटरी से तो वैसे लगता नहीं है, डीसी जनरेटर से अगर हमें करंट लग रहा है तो हमें दूर फेंकता है, वो रिपल्सिव होता है। और एसी का जो होता है करंट, वो अट्रैक्टिव होता है, कितने लोगों को खींच लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां पे एसी आपका फैटल हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। लेकिन डीसी की बात करें, डीसी के अंदर एडवांटेज ये है कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है तो लाइट आ रही है, मैं अपने गिलास में स्टोर कर लिया, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। वो कहां स्टोर होगा, बैटरी में स्टोर होगा, लेकिन क्या होगा, वो कौन सा करंट होगा आपका, डीसी करंट होगा। क्लियर। तो डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं और एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। एसी और डीसी का हमने देख लिया क्या डिफरेंसेस है। एक और फायदा एसी का, डीसी का, कि डीसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में यूज कर सकते हैं। मतलब किसी आयन को अगर तोड़ना है कैथोड और एनोड पे, तो क्या होगा, कौन सा करंट आएगा, तो वहां पे डीसी करंट ही आएगा, एसी वहां पे फेल हो जाएगा। तो आपने समझा एसी और डीसी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर है सही बच्चों को। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। उससे पहले हम पढ़ेंगे पीक वैल्यू। थोड़ा सा पीक को हम बोलते हैं पीक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या होता है, अभी हमने देखा पीछे वाले ग्राफ में देखा हमने कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, जो पिक वैल्यू आ रही है, जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें ध्यान रखना है I इक्वल टू आता है I नॉट साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। मतलब ये साइन और कॉस के वेव को फॉलो करता है इसी का। तो यहां पे I नॉट क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट भी बोल देते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। नाम से ही पता चल रहा है मीन और एवरेज। मीन का मतलब क्या हो गया कि टोटल जितना करंट आ रहा सबका मीन। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये बहुत सारे करंट आ रहे हैं, सभी करंट का अगर मैं मीन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मीन वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट में डिफाइन करूं, समझाऊं मैं आपको, तो अगर देखा जाए, सभी बच्चे ध्यान समझेंगे यहां पे, ये होती है आपकी एसी करंट का साइकिल। ये वाला हमारे पास T/2 टाइम लगता है, ये कंप्लीट साइकिल में T लगता है। तो हाफ साइकिल ये हो गया, ये वाला हाफ साइकिल हो गया। तो आपके हाफ साइकिल में यहां तक जितना चार्ज स्टोर होगा, मान लो Q1 है, इस हाफ में Q2 है, तो ऐसा करंट जो दोनों हाफ साइकिल में आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। दैट मीन्स फर्स्ट हाफ में, या हम कह सकते हैं हाफ टाइम के लिए अगर जितना करंट हमने पास कराया, उस हाफ टाइम में जितना इसने करंट, इस करंट ने चार्ज प्रोड्यूस किया, अगले हाफ साइकिल में भी अगर उस करंट ने सेम चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट।
आई मीन का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है, आपका ध्यान रखना है, आई मीन इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नॉट, 2/पाई इंटू आई नॉट। तो आई नॉट क्या है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। ऐसे आपको मान लो पेपर में आ गया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में, मान लो क्वेश्चन आ गया आपको, सपोज करो आई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। आपसे पूछा गया कि यहाँ पे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से, आई इक्वल टू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी था। यहां पे कितना आ रहा है, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा। तो आप यहां पे आई नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। अब आई मीन पूछ रहा है, तो आई मीन का फॉर्मूला क्या है, देखना, या तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आई मीन का फॉर्मूला, दैट इज 0.63 इंटू आई नॉट, दैट मीन्स 0.63 इंटू 10, दैट मीन्स आपका आ गया 6.3 एम्पियर। ये आपका आ गया आई मीन। तो हमें सिंपल क्या करना है, 0.636 से आई नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंडिया के अंदर यही वाला करंट आता है, मीन वैल्यू ऑफ करंट आता है, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं यहां पे अगर 63.6% ऑफ आई नॉट, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 63.6% ऑफ इंस्टेंटेनियस या पिक वैल्यू ऑफ करंट के इतना परसेंट ही हमारे घरों में करंट पहुंचता है, बाकी का बाकी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आप देख रहे हैं लगभग 26.37% इतनी जो वोल्टेज है वो लॉस हो जाती है। तो हमें इंडिया के अंदर लॉसेस के कारण क्या है, एक तो प्रॉपर वायरिंग नहीं होती इंडिया के अंदर, बाहर मींस जो ट्रांसफार्मर वगैरह है, जो वायरिंग हुई है सारे बाहर हवा में है, एयर में है, तो क्या होगा, वहां पे तो लॉस होगा ही होगा। अदर कंट्री में क्या होता है, अंडरग्राउंड है सारा कुछ, तो लॉसेस होने के चांसेस कम है, इसलिए वहां पे लॉसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि वहां लॉस नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं, वहां लगभग 27% के आसपास होता है। अभी देखेंगे वो भी। तो आपने देखा मीन वैल्यू क्या हुआ, मीन वैल्यू का मतलब हुआ हाफ साइकिल में जितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो वाला करंट, अगर सेम हाफ साइकिल में सेम करंट या चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट करंट इज नोन एज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर सबको? चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है दैट इज आरएमएस और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। कई बार आरएमएस के नाम से आ जाता है, इफेक्टिव के नाम से आ जाता है, वर्चुअल के नाम से आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने देखे हमने क्या पढ़ा, ये वाला है कंप्लीट एसी साइकिल। तो इसमें फर्स्ट हाफ में, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया T/2, जितना हीट प्रोड्यूस होगा क्या होगा, I² R इंटू टी। अगर नेक्स्ट हाफ में भी यही आ रहा है हीट, I² R इंटू टी, तो करंट क्या होगा आपका, दैट करंट इज कॉल्ड व्हाट, पीक वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। मैंने पिक बोल दिया, पिक नहीं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। मतलब ये कह सकते हैं कि हाफ साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो वाला करंट, अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट वैल्यू इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, दैट करंट इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का देखें फॉर्मूला, तो ये बनता है आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2। मतलब ये लगभग आ गया 0.707 इंटू आई नॉट। इसका भी रिलेशन हम देख रहे हैं आई नॉट के साथ, देख रहे हैं रिलेशन यहां पे। तो ये जो रिलेशन है आरएमएस किसके साथ, आरएमएस आई नॉट के साथ में,
ये बाहर के कंट्री में यही रिलेशन आता है, मीन्स यही करंट वहां प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं लगभग कितना परसेंट, 70.7% ऑफ आई नॉट, मतलब पिक वैल्यू के 70% के आसपास एनर्जी वहां पे पहुंचती है, मतलब लगभग 29% के आसपास एनर्जी वहां पे लॉस होती है। बाहर के कंट्री में, इंडिया में कितनी लॉस हो रही थी, लगभग 36% के आसपास लॉस हो रही थी। देखा आपने वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक नहीं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है आपने देखा। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज दैट करंट which when passed through an AC circuit will produces same amount of heat in the first half cycle as that of next half cycle. That current is known as RMS value of current. होप क्लियर हो गया सबको RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पे RMS करंट हो या ERMS हो, सेम फार्मूला बनता है E नॉट बाई रूट टू, उसके लिए बनता है ERMS के लिए, और आपका आई नॉट बाई रूट टू बनता है IRMS के। क्लियर सबको। तो ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी के सीबीएसई के अंदर सिलेबस में पढ़ा हुआ है, बहुत पुराना टॉपिक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ फेजर डायग्राम की हम बात करने वाले हैं। ये देखेंगे फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम, चलिए मैंने इसको दोबारा करा रहा हूं। फेजर डायग्राम क्या देखें। फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फेज डिफरेंस, मतलब वोल्टेज और करंट का यहां पे हमें फेज डिफरेंस बताना होता है, कितने एंगल से कौन सा वोल्टेज आगे जा रहा है या करंट आगे जा रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं, सपोज करो ये हमारा वोल्टेज है और ये करंट है, तो आप क्या बोलेंगे, करंट पीछे है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है ये 0 फिर 90 फिर 80 ऐसे चलता है। तो करंट हमारा लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज कितने से, बाई पाई बाई 2 से। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, करंट लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, या वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2। तो हमें अब डिफरेंट सर्किट के अंदर, जैसे हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया और आपका हो गया रेजिस्टेंस, इन तीनों के अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो करेंगे उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। लाइक ऐसा डायग्राम जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस है यहां पे एक सर्किट के अंदर, मैंने मान लिया इंडक्टेंस है, और एक सर्किट के अंदर मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस। ये तीनों है, ये तीनों सर्किट है। तो रेजिस्टेंस के अंदर जितना वोल्टेज जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन में आपका करंट भी जाएगा, मतलब वोल्टेज और करंट में सेम फेज होते हैं, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। दैट मीन्स ये दोनों आ गए आपके सेम फेज में। और इंडक्टेंस में क्या होता है, याद रखना, ELI। इंडक्टेंस में करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। आपका वोल्टेज थ्रू इंडक्टेंस वो बैक मीन्स पीछे रहेगा और लैग करेगा, और करंट आपका आगे जाएगा। तो इसमें क्या बनाएंगे, आपका मान लो ये हमारे पास करंट है, तो वोल्टेज कहां जाएगा, पीछे जाएगा। ये आपका हो गया वोल्टेज थ्रू इंडक्टर। कैपेसिटेंस में याद रखना ICE, इसमें EMF आगे है, उल्टा बोल दिया क्या, मैंने उल्टा बोल दिया। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, ये मिस्टेक है। यहाँ पे EMF आगे है, करंट पीछे है, ये ध्यान रखना है। EMF आगे मतलब अगर आपका ये EMF है तो करंट कहां जाएगा, अगर आपका ये करंट है तो EMF जाएगा आपका ऊपर, मतलब अप जाएगा, क्योंकि ये आगे है। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये आगे है,
तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाई, या हम ये बोल सकते हैं करंट लैक्स द वोल्टेज बाय पाई बाई। मतलब यहाँ पे करंट जो आपका है पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है या बैक जा रहा है। अब इसमें कैपेसिटेंस में क्या होता है, एक सेकंड, कैपेसिटेंस में आपका मैं देखूं उल्टा होता है, आईसीई। आइस में क्या होता है, करंट आगे है ये में पीछे है। तो अगर आपको मैं करंट बोलूं यहाँ पे तो वोल्टेज कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। तो ट्रिक याद करना है आपको, एली द आइसमैन, ELI और आइस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एल से इंडक्टर, सी से कैपेसिटेंस, ये में आगे है किससे, करंट से पाई वैल्यू से, इसमें करंट आगे है ईएमएफ से बाय पाई वैल्यू। ये आपको तरीका याद करने का है, आप इसे याद करेंगे। बचा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में जाएंगे तो हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। ये क्लियर होगा सबको। चलिए अब इसमें मैं आता हूं पीछे रिएक्टेंस पे। रिएक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी ऐड हुआ, पहले भी था लेकिन इस साल ये ऐड किया है, पहले बीच में कट गया था। रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस का छोड़ के, मतलब हम ये कह सकते हैं नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन ऑफ करंट। मतलब रेजिस्टेंस तो अपोज करता है करंट को, लेकिन रेजिस्टेंस के अलावा क्या क्या अपोज करता है करंट को, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। दैट मींस इसमें आप देखें एक तो एक्सी होता है, मतलब कैपेसिटेंस के थ्रू जो रेजिस्टेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। और एक्सेल जो होता है ये होता है इंडक्टर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इंटू एल, एक्सी की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी या 1 बाई 2 पाई एफ सी। ये आप कैपेसिटेंस को या आप रिएक्टेंस को समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर है जो करंट को अपोज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, दैट इज एक्सी और एक्सएल। ये क्या हो गए आपके रिएक्टेंस हो गए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, दैट इज व्हाट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। नेक्स्ट साइड पे चलता हूं मैं आपको, ये भी हो गया था स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड यस, इंपीडेंस। इंपीडेंस की बात करते हैं, रिएक्टेंस के बाद आपका आता है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस और ये जो हमें रिएक्टेंस पढ़ा इनका कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे सर्किट जहां पे होल या कंबाइंड रेजिस्टेंस जो इफेक्ट देगा दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। मतलब रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करना है आपका, इंपीडेंस कहलाएगा। जैसे मैं आपको कहूं एक हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया हमारा, एक हमारा हो गया कैपेसिटेंस, एक हो गया इंडक्टर और एक हो गया रेजिस्टेंस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड इफेक्ट हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस का फॉर्मूला बनता है जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का। ये आप शीट देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे इस शीट की मैं बात करूं, ये फॉर्मूला की शीट है, देखना आप लोग, जेड क्या आ रहा है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का। दूसरा आता है इसमें फेज डिफरेंस या tan phi इज द फेज डिफरेंस, दैट इज एक्सएल
माइनस XC अपॉन में R, ये आपका फेज डिफरेंस हो जाता है किसका, LCR का। और LCR में आता है आपका रेजोनेंस सर्किट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है जब XL और XC आपका इक्वल हो जाए। When LC equal to XL equal to XC, then this circuit is known as resonance. Resonance मतलब XL क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ओमेगा है, XC क्या पढ़ा हमने 1/ओमेगा C, और जब इसको हम कंबाइन कर रहे हैं रेजोनेंस के बाद, तो ये हो गया 1/ओमेगा C। तो यहां से आप देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/LC। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√LC। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो आप ये लिख सकते हैं 2πf इक्वल टू 1/√LC। यहां से f की वैल्यू आ गई 1/2π√LC। दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कई बार इससे न्यूमेरिकल पेपर में आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे आया था, इस फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक। पावर फैक्टर होता है सिंपली रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर। ट्रू पावर मतलब R अपॉन में Z इक्वल टू cos phi। यही क्या कर रहा था आपका, यही होता है आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला। और अगर हम बात करें फॉर रेजिस्टिव सर्किट, तो पावर फैक्टर हमेशा इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। रेजिस्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टिव सर्किट के अंदर cos 0 क्या होता है, एंगल कितना आता है, फेज डिफरेंस 0 आता है। तो cos 0 कितना हो गया, 1 आ गया। यही अगर पूछेगा इंडक्टिव सर्किट, तो फाई कितना होता है वहां पे, π/2 इंडक्टिव में। तो कितना हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस, cos π/2 कितना होता है, 0। यहाँ पे 0। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इंडक्टिव का। और ये फॉर्मूला आपका देख सकते हैं पावर फैक्टर का, R/Z। Z मतलब R² प्लस XL माइनस XC का। ये आपका हो गया पावर फैक्टर। और इसके बाद इसके अंदर आप बचेगा आपका ट्रांसफॉर्मर। ये हम ट्रांसफॉर्मर आपको एक अलग से क्लास में समझा देंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसकी अलग वीडियो आने वाली है। ट्रांसफॉर्मर 5 मार्क्स वाले में 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 मार्क्स, उसमें 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी बच्चे को डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए कि हम आगे क्या वीडियो बनाएं आपके लिए। कुछ डाउट होता है तो डाउट पूछिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। बाय बाय।